नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द बोर्ड स्टडी में। तो आज हम यहाँ पर एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। बिल्कुल सही समझा आपने। हम 13 चैप्टर स्टार्ट करेंगे यहाँ से, जिसका नाम है डेफिनेट इंटीग्रल। हिंदी में बात करें तो निश्चित समाकलन, मतलब समझ रहे होंगे, समाकलन का एक नया रूप पढ़ेंगे। बस इस चैप्टर में ये होगा कि जितने तरह के समाकलन, जितने तरीकों से समाकलन, जितने तरह के समाकलन आप सोल्व कर सकते थे, जितने पॉसिबल वेज से जितना आप सॉल्यूशन ला सकते थे, हर तरह की इक्वेशन का आपने सॉल्यूशन सीख लिया। मतलब समाकलन करने की हर एक मेथड आपको आती, अगर आपने 12 चैप्टर तक कंप्लीट कर लिया है तो। ठीक है, यहाँ पर अब हम जो इंटीग्रल अभी तक आप देख रहे थे, समाकलन जो आप देख रहे थे, वो कैसे थे? इनडेफिनिट थे, मतलब अनिश्चित थे। उनका मान हमें नहीं पता था। कोई एक वेरिएबल के रूप में आ रहा था, उसका मान कभी एक्स के रूप में आता है, कभी लॉग के फंक्शन के रूप में आता है, कभी एक्सपोनेंशियल फंक्शन के रूप में आता है, कभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रूप में आता है। पर कोई एक निश्चित वैल्यू नहीं थी भाई कि एक्स 1 होगा, कि 2 होगा, कि 3 होगा, है ना। तो इसलिए इन्हें क्या बोल रहे थे हम? इनडेफिनिट बोल रहे थे। अब यहाँ नाम से ही क्लियर है, क्या लिखा गया? डेफिनेट इंटीग्रल। मतलब अब जो हम इंटीग्रल करेंगे उनमें हम देखेंगे हमें एक पर्टिकुलर एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी, एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी, एक है ना, एक नियतांक मिलेगा, एक नियत अंक मिलेगा, एक संख्यात्मक मान मिलेगा। इसलिए इस तरह के इंटीग्रल को हम क्या बोलेंगे? निश्चित समाकलन। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया तो कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो। और आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टा। यहाँ पर मेरी इंस्टा आईडी लिखी हुई है, आप वहाँ पर मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं भाई इसके थोड़े से इसका इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। जैसे हमेशा बच्चे बोलते हैं सर आप इंट्रोडक्शन नहीं बताते हो, तो चलो इसका इंट्रोडक्शन बात करते हैं। अब हम समझेंगे समाकलन का एसेंस के इतने सारे हमने इतने सारे हमने माथा फोड़ी करी, हाथाजोड़ी करी समाकलन को सोल्व करने में। इसका मीनिंग क्या होता है? तो इसका बहुत सरल सा मीनिंग होता है बच्चों, कोई सा भी जो एक समाकलन रहता है, जो एक इंटीग्रल रहता है, ठीक है। यहाँ पर हम मान लेते हैं इंटीग्रल, यहाँ पर एक कोई सा फंक्शन ले लेते हैं हम। ये फंक्शन है एफ एक्स, है ना, एक्स का फंक्शन है, डी एक्स, इसका हमें इंटीग्रल करना। अब आप डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ोगे तो आपको इसकी लिमिट्स मिलेंगी। क्या मिलेंगी? सीमाएं मिलेंगी। कैसी सीमा? ये जो डिजाइन है, इंटीग्रल के डिजाइन बोलता हूँ मैं, इस डिजाइन के नीचे एक कुछ वैल्यू लिखी होगी, हम उसे ए मान लेते हैं, कॉन्स्टेंट वैल्यूज ही रहेगी, ए मान लेते हैं हम, और ऊपर वाले बी मान लेते हैं। तो इनको बोलेंगे लिमिट्स ऑफ इंटीग्रल, है ना, समाकलन की सीमा बोलेंगे इन्हें हिंदी में। ठीक है, ये नीचे जो रहेगी, इस नीचे वाली जो लिमिट को, इसको बोलेंगे हम लोअर लिमिट। हिंदी वालों को भी लोअर लिमिट ही बोलना है, ठीक है। और इसको बोलेंगे अपर लिमिट, नाम से ही क्लियर हो रहा होगा, अपर लिमिट ऊपर है इस वजह से, ठीक है। इनको लिमिट्स बोलेंगे। और जब इसे अपन सोल्व करेंगे तो हमें, मैंने बताया, एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिलने वाली है इस तरह के सवालों में, एक संख्यात्मक। तो जो संख्यात्मक मान होगा वो इस अब बात सुनना, जो संख्यात्मक मान, यहाँ जो भी मान आएगा, जो भी वैल्यू आएगी, एक कॉन्स्टेंट वैल्यू मिलने वाली है हमें। जो कॉन्स्टेंट वैल्यू आएगी वो कांस्टेंट वैल्यू क्या होगी? तो ये एफ एक्स एक फंक्शन है, और अगर एफ एक्स एक एक्स का फंक्शन है तो इसका कर्व बनेगा, एक वक्र बनेगा, एक वक्र बनेगा। अगर हम इसे ग्राफ पर बनाएं, जैसे मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, है ना, यहाँ ओरिजिन पॉइंट 0 0, तो ये एफ एक्स कोई सा एक फंक्शन है जिसका कर्व अपन मान लेते हैं कुछ ऐसा बन रहा है, ठीक है। हर एक फंक्शन का वक्र बनता है ग्राफ पर, कर्व फॉर्म होता है हर एक, अगर कोई सा फंक्शन है तो x की कुछ वैल्यूज के लिए y की कुछ वैल्यूज आती, फिर उन सभी पॉइंट्स को हम मिला देते हैं तो एक वक्र मिलता है, ठीक है। तो मान लेते हैं f(x) का ऐसा वक्र है। और यहाँ पर जो लिमिट है, ये लिमिट रहती है x की वैल्यूज, है ना। मतलब ये जो वैल्यू है, ये एक तो x की वैल्यू है, तो मतलब x बराबर है, और इसी तरह x बराबर b है। भाई x बराबर है तो x एक्सेस पर ही मिलेगा, तो हम मान लेते हैं कि a जो है वो यहाँ पर मिल रहा है, x इक्वल टू a, है ना। और b जो है वो यहाँ पर मिल रहा है, x इक्वल टू b, है ना। x की वैल्यू तो भाई सिंपल सी बात है, x एक्सेस पर मिलेगी। तो हम जब इस x को इस ग्राफ पर यहाँ ड्रा करेंगे, किसका? एक तो y का कोऑर्डिनेट किस पर? x के इस पॉइंट पर जो हमें गिवन है। ये x हमने मन से नहीं लिया, a और b, ये हमें गिवन रहेगा हमारे फंक्शन में, ठीक है। तो जब हम इसको लाइन मिलाएंगे कोऑर्डिनेट्स को, तो यहाँ पर y की कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर जब हम वैल्यू इसको मिलाएंगे b को, तो यहाँ पर भी y की कुछ वैल्यू आएगी,
है ना, मतलब फंक्शन की कुछ वैल्यू आएगी। और यहाँ फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, तो देखो हमारा फंक्शन कैसा डिफाइन है, तो y बराबर एफ एक्स, भाई एफ एक्स को ही तो y लिख देते हैं हम जनरली। तो अब यहाँ पर अगर मुझे a पॉइंट के लिए y की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या रख दूंगा, x की जगह a रख दूंगा। मतलब ये जो कोऑर्डिनेट है ये वाला, ये क्या है, ये है एफ ए। बात समझ रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट मिल रहा होगा हमें, ये यहीं के पास में, या फिर यहीं लिख देता हूँ, ये कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो जाएगा, भाई y की वैल्यू चाहिए तो b की x बराबर b के लिए y का मान चाहिए, तो y बराबर क्या हो जाएगा, x की अभी रखा जाएगा। मतलब यहाँ पर y का कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा हमें, एफ बी, ठीक है। अगर इसको अपन पूरा इसका वो लिखें, बोले तो कोऑर्डिनेट लेके इस पॉइंट के, तो कैसे लिख देंगे, पहले x का कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा b, फिर y का कोऑर्डिनेट। इसी तरह इस पॉइंट का लिखेंगे तो x का कोऑर्डिनेट a और y का कोऑर्डिनेट f ए लिखा जाएगा, ये इसके कोऑर्डिनेट्स होगा, है ना। ये तो ग्राफ वाली बात। तो अब क्या थे अपन, तो एफ एक्स फंक्शन है, उसका कर्व बनेगा, x की जो वैल्यूज दे रखी है वो वैल्यू उसके कोऑर्डिनेट बनाएंगे तो ऐसे कुछ मिलेंगे। तो ये जो इसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू आने वाली है इस पूरे को सॉल्व करने पर, इस पूरे इंटीग्रल को सॉल्व करने पर, तो वो वैल्यू आएगी, वो इसके द्वारा जो ये घिरा हुआ एरिया है, ये जो क्षेत्रफल जिस पर मैं लाइन बना रहा हूँ, ये जो क्षेत्रफल घिरा हुआ है जिसको मैंने यहाँ पर ये लाइन से शेडेड किया, इस एरिया का एरिया होगा। मतलब ये जो घिरा हुआ है ना, सराउंडेड है, ये वाला जो एरिया, ये वाला जो, इसे अपन शेप बोल सकते हैं, ये वाला जो शेप, इसका एरिया आएगा। एरिया मतलब क्षेत्रफल आएगा। मतलब ये जो कांस्टेंट वैल्यू आएगी ये क्या रहेगी, ये एरिया फंक्शन है इसका, ऐसा अपन बोल सकते हैं। एरिया फंक्शन किसे बोलते हैं भाई, कि एक ऐसा फंक्शन जिससे किसी भी शेप का एरिया फाइंड आउट हो, उसे एरिया फंक्शन बोल देते हैं। मतलब इसको सोल्व करने पर हमें इसका क्या मिलेगा, क्षेत्रफल मिलेगा। अब क्षेत्रफल कुछ भी हो सकता है, मान लेते हैं 15.5 सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, कुछ भी एक वैल्यू आ जाएगी। और जो भी वैल्यू आएगी वो हमेशा किसी ना किसी, भाई वो जो हमें एफ एक्स फंक्शन देंगे उसका एक कर्व होगा, है ना। जो लिमिट्स देंगे तो एक्स पर वो लिमिट्स होंगी ए और बी, और उसके द्वारा जो घिरा हुआ शेप रहेगा उसका क्षेत्रफल मिलेगा हमेशा डेफिनेट इंटीग्रल में। इतनी बात समझ में आई। इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि कोई सा भी जो डेफिनेट या निश्चित समाकलन होता है वो क्या रहता है, एरिया फंक्शन रहता है। इसे हिंदी में हम बोल सकते हैं क्षेत्रफलन, या फिर क्षेत्रफल फलन भी बोल सकते हो, ठीक है। आई बात समझ में। चलो अब हम इसका पहला कॉन्सेप्ट समझेंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, पर इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, केवल समझने के लिए था, ठीक है बच्चों। एक एग्जाम्पल लेकर मैं समझा देता हूँ आपको इस चीज़ को और अच्छे से। एग्जाम्पल देना भूल गया था। फॉर एग्जाम्पल हमें कोई सा एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स है, ये फंक्शन है एफ एक्स। एक्स का क्या फंक्शन है, सिंगल एक्स हो सकता है ना, लीनियर फंक्शन है, एक रैखिक समीकरण। और हमें जो इसका जो डेफिनेट इंटीग्रल है वो कैसा डिफाइन है, तो लोअर लिमिट दे रखी है 1 और अपर लिमिट दे रखी है 3, और यहाँ पर फंक्शन का हमें क्या करना है, इंटीग्रल करना है। लिमिट से मतलब ये क्या होगा, एक तरह का ये डेफिनेट इंटीग्रल होगा, और इसका कैसी वैल्यू मिलेगी, हमें एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी, और जो भी इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी वो क्या होगा, इस कर्व, इससे जो कर्व बनेगा, एरिया बनेगा, उस शेप का एरिया होगा, या फिर इसे अपन एरिया फंक्शन ही लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखो अपन बनाते हैं ना, तो f बराबर एफ एक्स है, तो इसे आप एफ एक्स की जगह ऐसा भी लिख सकते हो समझने के लिए, केवल समझने के लिए y बराबर, क्योंकि एफ एक्स को हम y लिख देते हैं। तो यहाँ पर अगर इन दोनों का मैं ग्राफ खींचूं, x की वैल्यूज़ के लिए अगर अपन y की वैल्यूज़ देखें तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा आपको, ऐसा तिरछा, ऐसा तिरछा मिलेगा, क्योंकि x जैसे आपने x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। मतलब एक यहाँ, तो इन दोनों का कोऑर्डिनेट यहाँ कहीं मिलेगा। समझने के लिए बता देता हूँ मैं ऐसा क्यों होगा, ठीक है। फिर आपने x की वैल्यू 2 रखी तो y का मान क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। समझ रहे हो ना, समझ ही पा रहे होंगे। तो एक कोऑर्डिनेट यहाँ मिला, फिर अगला 2 वाला कोऑर्डिनेट कहाँ जाके मिलेगा, यहाँ मिलेगा। तो कुल मिला के हमें एक ऐसा स्लोप मिल जाएगी, एक लाइन, है ना, एक लीनियर लाइन मिलेगी, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, तो अब जैसे हमने यहाँ पर x बराबर a और x बराबर b था, तो यहाँ a का मान क्या है, तो a का मान है हमारे पास 1 और b का मान है 3। तो 1 हमें ग्राफ पर कहाँ मिलेगा, x की वैल्यू 1 लगभग यहाँ मिल जाएगा हमें, ये 1 होगा हमारे लिए, ठीक है। और 3 का मिलेगा, तो बच्चों आप मान लो 3 यहाँ मिल रहा है हमें, ठीक है। और आगे मान लेते हैं, अपने को सारी चीज़ क्लियर दिखाई दे, 3 यहाँ मिल रहा है। तो ये जो 1 से अपन इस पर जब लाइन मिलाएंगे, ये वाली लाइन ड्रॉ करेंगे,
और जो ये 3 वाली लाइन ड्रॉ करेंगे हम यहाँ पर, तो ये जो एरिया है, जो ये घिरा हुआ एरिया अपने को मिल रहा है, ये इस एरिया, ये जो घिरा हुआ शेप मिल रहा है हमें एक त्रिभुज जैसा, इसका जो मान आएगा हमारे इस डेफिनेट इंटीग्रल का, वो इसका क्षेत्रफल आएगा। कैसे? तो देखो इसका हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं चाहे तो इसका। तो देखो एक तो मुझे ये मिल जाएगा यहाँ पर, एक क्या बोलते हैं इसे, रेक्टेंगल मिल जाएगा। दिख रहा है ये रेक्टेंगल, ठीक है ना। इस रेक्टेंगल की चौड़ाई कितनी होगी तो आप देख ही सकते हो, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, 3 में से 1 जाएगा तो 2, मतलब 2 यूनिट जो भी हो, सेंटीमीटर हो, वो इसकी चौड़ाई हो गई। इसकी ऊंचाई की अपन बात करें तो अगर x बराबर अपन 1 रखेंगे तो y का मान यहाँ पर भी क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। मतलब इसकी चौड़ाई कितनी हो गई, 1 यूनिट हो गई। यहाँ से यहाँ तक ये वाली चीज़ 1 यूनिट हो गई। तो इसका एरिया कितना आ गया, तो 1 × 2, भाई लंबाई गुणित चौड़ाई होता है, तो 2 × 1 कितना हो जाएगा, 2 यूनिट। बात आई समझ में। अब बचा क्या हमारा, ये वाला शेप बच रहा है ना, मतलब ये त्रिभुज बच रहा है, एक ट्राइंगल बच रहा है। तो ट्राइंगल का भी निकालते हैं भाई। x बराबर 3 के लिए y का मान भी कितना आएगा, 3 आएगा। भाई x बराबर अगर मैं यहाँ 3 रख दूँ तो y का मान भी 3 आ जाएगा, जब भी तो बराबर होंगे। मतलब ये कोऑर्डिनेट जो है अपना वो क्या है, 3 3 है ना। मतलब y पर अगर अपन यहाँ पर परपेंडिकुलर डालें तो ये वैल्यू क्या है y के लिए, 3 है। अगर ये 3 है तो इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो 3 में से 1 जाएगा 2, मतलब ये वाली जो इसकी हाइट है कितनी हो गई, 2 यूनिट हो गई। ठीक है ना। और इसके अगर अपन चौड़ाई की बात करें ये वाली, तो यहाँ पर देखो x बराबर 1 रखेंगे तो ये 1 मिलेगा यहाँ पर। मतलब ये वाली जो चीज़ है यहाँ पर हमें x के लिए कितना मिल रहा है, 1, और यहाँ पर कितना मिल रहा है, 3। ठीक है, तो ये वाली जो चौड़ाई होगी, ये जो चौड़ाई होगी, ये भी कितनी होगी हमारे लिए, ये भी 2 ही होगी। ठीक है, तो हम जानते हैं एरिया क्या होता है किसी भी त्रिभुज का, 1/2 बेस इंटू हाइट, है ना, आधार गुणा चौड़ाई। तो 1/2 आधार कितना है, आधार भी इसका 2 ही आएगा। ठीक है, समझ रहा हूँ ना, 2 कैसे आ रहा है, तो देखो 1 तो यहाँ पर है, ये 1 यहाँ पर है, ठीक है, और 3 यहाँ पर है। तो जितनी चौड़ाई यहाँ की स्वाभाविक है उतनी चौड़ाई यहाँ की भी होगी, है ना। तो 2 × 2 हो जाएगा, 2 से 2 तो 2 यूनिट इसका आ गया। मतलब 2 यूनिट एरिया इसका आया है और 2 यूनिट अपना इस रेक्टेंगल का आ गया। तो पूरे शेप का एरिया कितना हो जाएगा, 2 + 2 तो 4 यूनिट आई ना। मतलब इसका 4 मीटर स्क्वायर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी आपकी स्केल हो वो इसका आ जाएगा। तो अगर आप इस वाले डेफिनेट इंटीग्रल को अगर आप सोल्व करो तो आप देखोगे आपका मान भी कितना आएगा, 4 ही आएगा। अभी हमने ये मेथड सीखी नहीं इसलिए इसे यहाँ सोल्व नहीं करेंगे, पर आगे आप देखोगे इसका मान 4 ही आएगा। ठीक है, तो ये मैंने एक एग्जाम्पल बता दिया। चलो आगे के हम देखते हैं इसके कॉन्सेप्ट। ठीक है बच्चों, तो जो आपकी पहली मेथड है डेफिनेट इंटीग्रल को सोल्व करने की, उसका नाम है बाय लिमिट ऑफ सम। हिंदी में बोले तो योग की सीमा द्वारा। क्या चीज़ है, बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आए, समझना है ना, थोड़ा ध्यान से देखना, हेडफोन लगा लो, कापी किताब दूर रख दो, केवल ध्यान से सुनो। देखो एक्चुअल में डेफिनेट इंटीग्रल है क्या, तो डेफिनेट इंटीग्रल एक एरिया ही किसी ना किसी शेप का, है ना, जो हमें ग्राफ पर मिलने वाला है। तो अपन एक फंक्शन मान लेते हैं कि हमें एक जो डेफिनेट इंटीग्रल गिवन है उसकी लिमिट है a to b और फंक्शन है f(x) और यह है dx। ये क्या मिलने वाला है, हमें एरिया मिलने वाला है ना। एरिया किसका मिलेगा, तो अपन ये फंक्शन है f(x), तो इस फंक्शन का एक हम कर्व बना लेते हैं। यहाँ पर ये हमने बना लिया, ये ग्राफ लिया हमने यहाँ पर, ठीक है, ये ग्राफ ले लिया हमने यहाँ पर। ये इसका कुछ कर्व ऐसा बनेगा, अपन ऐसा मान लेते हैं, कुछ ऐसा बन रहा होगा। ठीक है, तो ये f(x) है, अपन लिख देते हैं ये क्या है, ये f(x) का कर्व है, जो भी फंक्शन है उसका। और ये y = रहता है जनरली, अपन मान के भी चलते हैं ना, मतलब ये y का मान रहता है f(x) कुल मिला के। अब ये जो इसकी लिमिट है x बराबर a दी हुई है और x बराबर b दी हुई है, तो x बराबर a हम यहाँ मान लेते हैं भाई, ये जो है ये वाला पॉइंट a है और यहाँ मान लेते हैं ये वाला पॉइंट b है। ठीक है, अब यहाँ पर अपन क्या करते हैं, तो यहाँ पर हम a को इससे मिला देते हैं और इसी तरह b को भी इससे मिला देते हैं। ठीक है, अब a को अगर मिलाया तो y का ये वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, यहाँ पर y की वैल्यू क्या होगी, ये वाली, तो कुछ नहीं, फंक्शन में एक चीज़ a रख देंगे। तो जैसे y बराबर क्या है, y बराबर है f(x). तो अगर हमें पॉइंट a पर y की वैल्यू देखनी है तो क्या हो जाएगा, y = x या a रख देंगे तो f हो जाएगा। मतलब ये वाला पॉइंट y का क्या है हमारे लिए,
एफ ए है ये वाला पॉइंट, है ना, ध्यान रखना। अब अपन इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, इसे छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में बांट लेंगे। कैसे, जैसे हमने एक यहाँ पर ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया यहाँ पर, एक ये ले लिया पॉइंट यहाँ पर, ठीक है। और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हमने मान ली बच्चों के एच है, इन दोनों लाइंस में डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक जो क्या मिलने वाला है, यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, ये एक रेक्टेंगल मिलेगा कुछ ऐसा, ये यहाँ से ये वाला एक रेक्टेंगल मिलेगा जिसकी चौड़ाई कितनी होगी, एच होगी, और जिसकी ऊंचाई कितनी होगी, तो इसकी ऊंचाई कितनी होने वाली, सोचो सोचो, इसकी ऊंचाई होने वाली जो इसका y का मान है यहाँ से यहाँ तक, ये वाला y एक्सिस पर जो इसका मान है, और y एक्सिस पर इसका मान क्या f है, तो गुणा f हो जाएगा। ये एरिया आ जाएगा किसका, इस पहले वाले रेक्टेंगल का, ठीक है। इसी तरह फिर दूसरे वाले रेक्टेंगल को अपन बना लेते हैं, जिसकी चौड़ाई भी कितनी लेंगे हम, h, तो h दूरी पर एक और हमने यहाँ पर लाइन खींच ली, ये आप h ही समझना है ना। ये भी कितनी डिस्टेंस हो गई, तो ये भी h डिस्टेंस हो गई। अब देखना, ये वाला पॉइंट a था, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, तो a डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की थी, है ना, तो a डिस्टेंस में अपन h डिस्टेंस और जोड़ेंगे, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस h। उसी तरह इसमें क्या जोड़ देंगे अपन, a डिस्टेंस और h और जोड़ देंगे, तो a प्लस h में एक h और जोड़ेंगे तो a प्लस 2h हो जाएगा ये वाला पॉइंट, ठीक है। उसी तरह हम और भी डिवाइड कर लेते हैं जहाँ तक ये पॉसिबल हो, तो हमने एक और ले लिया यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक का h ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस 3h हो जाएगा। इसी तरह हमने यहाँ से यहाँ तक ले लिया एक और पॉइंट, ये क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट a प्लस 2h हो जाएगा। इन सभी के बीच की दूरी h ही है ना। और एक अपन ऐसा मान लेते हैं, इस b को थोड़ा नज़दीक ले आते हैं ताकि आपको समझ में आए बेहतर तरीके से, है ना। तो एक यहाँ पॉइंट आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, a प्लस 3h हो जाएगा इस b बराबर, है ना। ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी h रहेगी, तो a प्लस 2h में एक h और जोड़ेंगे तो b बराबर आ जाएगा a प्लस 3h। तो फिर इन सभी रेक्टेंगल्स का अब हमें जो पॉइंट मिलेगा ये वाला, ठीक है, ये जो रेक्टेंगल्स का जो एरिया मिलेगा, इन सभी एरियाओं का सम क्या हो जाएगा, हमारे इस पूरे कर्व का जो ये घिरा हुआ है उसका क्षेत्रफल हो जाएगा क्या एरिया। कोई दिक्कत, हाँ क्या सर आपने रेक्टेंगल का तो एरिया ले लिया इस हिस्से का, ये इस वाले के लिए ये ले लिया, इस वाले के लिए ये ले लिया, इस बड़े वाले के लिए ये वाला हिस्सा ले लिया, फिर इस बड़े वाले के लिए ये वाला हिस्सा ले लिया, और बड़े वाले के लिए, छोटे वाले के लिए हिस्सा। लेकिन सर ये ऊपर जो ये त्रिभुज जैसे हमें दिख रहे हैं, इनका एरिया कहाँ जाएगा, ठीक है, बात बिल्कुल सही समझी। तो अपन इसके लिए यहाँ पर एक ट्रिक लगाएंगे, ट्रिक मतलब एक थोड़ा सा ज्ञान लगा देंगे बच्चों। जैसे हमने इस पूरे ए से लेके बी तक की दूरी को कितने हिस्सों में बांटा है, तो अभी हमने बांट लिया था 1 2 3 4 5 हिस्सों में बांटा था। मतलब कुल मिला के अभी हमने बात क्या की थी कि भाई a माइनस बी को हमने 5 बराबर हिस्सों में बांट दिया, और हर एक हिस्से की जो लंबाई आ रही है, सॉरी a माइनस बी नहीं, b बाद में है ना, b बड़ा रहेगा, तो b माइनस ए को हमने कितने हिस्सों में बांट दिया था बच्चों, अभी 5 हिस्सों में बांटा था। तो अगर हम ऐसा ना करके इस b माइनस ए के बीच की दूरी को nth हिस्सों में बांट दें, n मतलब कि मान लो एक ये दूरी हम और कम करते जाए, मान लो ये आपका ये वो वाला ग्राफ है, और ये आपका यहाँ पर a पॉइंट है और यहाँ पर ये b पॉइंट है। अगर इन दोनों के बीच की दूरी को हम बहुत ज़्यादा कम कर दें, ये जो h का मान ले रहा है कुल मिला के इस h के मान को बहुत ज़्यादा छोटा कर दें, मतलब ये टेंड हो जाए जीरो की अग्रसर हो जाए, बहुत ज़्यादा छोटा h का मान, तो आप देखोगे जितना ज़्यादा आप छोटा करते जाओगे h की वैल्यू को, तो उतना ज़्यादा ये ऊपर हमें ज़्यादा गैप नहीं मिलेगा। अब देखो इस स्थिति में अगर इसे और ज़्यादा इतना छोटा कर दे अपन, इतना सा सकरा बना दे, इतना सा सकरा, तो और ये ऊपर वाला जो यहाँ पर ये गैप हो रहा ना, कुल मिला के अपन h को जितना ज़्यादा सकरा करते जाएंगे, ऊपर आने वाले ये जो गैप है इसका चांस हो कम होता जाएगा, और इसका एरिया भी हम काउंट कर पाएंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया कि इस बार हम b माइनस ए को 5 6 10 हिस्सों में नहीं बांट रहे, हमने इसको n हिस्सों में बांट दिया। कितने हिस्सों में बांट दिया, n हिस्सों में बांट दिया, और हर एक हिस्से की लेंथ क्या बोली हमने, h होगी। h का मान ऐसे ही तो निकला था यहाँ, h बराबर b माइनस ए को हम 5 हिस्सों में बांट रहे थे, लेकिन हम 5 हिस्सों में ना बांट कर कितने हिस्सों में बांटेंगे, nth हिस्सों में, मतलब जितने पॉसिबल हो यहाँ पर, जितनी पॉसिबल वैल्यूज आ जाए, मतलब h को हम और छोटा करते जा रहे हैं, और छोटा करते जा रहा है, और इसको कंप्रेस करते जा रहे हैं। अब h को हम छोटा करते जा रहे हैं, इसका मतलब h किस दिशा में बढ़ रहा है, h 0 की ओर अग्रसर हो रहा है, h टेंडिंग टू 0, ये बात याद रखना।
बात। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना, जब एज टेंडिंग टू 0 हो रहा तो यहाँ पर एन हमने क्या लिया, तो एन हमने लिया नंबर ऑफ लाइन्स ही, नंबर ऑफ लाइन्स को ही हमने एन बोला। भाई जितनी ज़्यादा लाइन ड्रा होगी उतनी कम की एन की वैल्यू मिलेगी। मतलब एन का मान कहाँ जा रहा है, तो एन का मान हम चाहते हैं कि बहुत बढ़ता जाए, बहुत ज़्यादा, जितनी ज़्यादा पास पास लाइन होंगी तो हमारा जो एरिया होगा इसका वो एक्यूरेट आएगा। बात आ रही समझ। तो इसका मतलब कि भाई एज तो टेंड कर रहा है 0 की तरफ, लेकिन एन टेंड करेगा इनफाइनाइट की तरफ। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी। बात आई इतनी समझ में। चलो अब थोड़ा सा अपन इसका आगे का कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो हमने क्या किया भाई कि इसको 5-6 हिस्सों में ना बांट कर हमने इसको एन हिस्सों में बांट दिया, और एच का हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, एच इक्वल टू बी माइनस ए। अब हम यहाँ पर एक और ग्राफ लेते हैं, अब आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक और ग्राफ लिया हमने, ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पर ये एफ एक्स का ही हमने फिर से कर्व बना लेते हैं। ये कर्व कुछ ऐसे बन रहा है, ठीक है, और यहाँ पर जो ए है वो इस पॉइंट पर है, तो हमने यहाँ पर बना लिया ए इस पॉइंट पर, और बी जो है वो इस पॉइंट पर बना लिया हमने, यहाँ पर ये बी पॉइंट है एक्स की वैल्यू, ठीक है। और ये क्या है, तो ये कर्व है हमारा एफ वाई बराबर एफ एक्स का कर्व है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम वैल्यूज़ लेंगे, तो हम समझने के लिए मान लेते हैं भाई कि हमने एन हिस्सों में डिवाइड किया है, तो इसका जो पहला हिस्सा आया है, जो इसका पहला हिस्सा आया है, इसे अपन ऐसे डॉटेड लाइन से शो कर देते हैं। इसका जो पहला हिस्सा है वो हमने मान लिया, ये जो दूरी है ये एच ही होने वाली है। मान क्या लिया, ये अगर ए है तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस एच हो जाएगा। ये वाली लाइन की बात कर रहे हैं, है ना, यहाँ से यहाँ तक दूरी एच रहेगी और ये रहेगी ए प्लस एच। दिख तो रहा ना आप लोगों को, ठीक है, ये रहेगी हमारी ए प्लस एच। उसी तरह फिर एक और यहाँ लाइन ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी ए प्लस 2h, ठीक है। और इसी के लिए अगर अपन यहाँ पर y का मान रखें, किसका, y का मान, x के मान a के लिए, तो यहाँ देखो यहाँ हम मान निकाल लेंगे। जब y बराबर एफ एक्स है तो x के मान a के लिए y का मान क्या होगा, तो x या a रख देंगे तो एफ आ जाएगा। मतलब यहाँ पर y की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, इस पॉइंट पर मिलेगी एफ ए। उसी तरह इस पॉइंट पर क्या मिलेगी, तो यहाँ x का मान क्या है, a प्लस एच, तो y का मान क्या हो जाएगा, a प्लस एच हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये ऊंचाई मिलेगी, इस वाले हमारे रेक्टेंगल की ऊंचाई एफ ए है, इस वाले रेक्टेंगल की ऊंचाई एफ ए प्लस एच है। उसी तरह इस वाले रेक्टेंगल की ऊंचाई क्या हो जाएगी, ए प्लस 2h हो जाएगी। और इसी तरह हम इसे कितने हिस्सों में बांट रहे हैं, तो nth हिस्सों में बांट रहे हैं। अब समझना, जब हम इस वाले पहले वाले रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं, इस वाले रेक्टेंगल की, तो ऊंचाई कौन सी ले रहा है, ये वाली ऊंचाई ले रहे हैं, है ना। तो पहले वाले रेक्टेंगल के लिए काम कौन करेगा, ये वाली लाइन करेगी। दूसरे वाले रेक्टेंगल के लिए ऊंचाई का काम कौन करेगा, ये वाला करेगा। इसी तरह तीसरे वाले रेक्टेंगल के लिए ऊंचाई का काम कौन करेगा, ये। तो उसी तरह जो लास्ट वाला रेक्टेंगल आएगा उसके लिए कौन काम करेगा, तो लास्ट वाली लाइन ना करके लास्ट से जस्ट पहले वाली करेगी, लास्ट से जस्ट पहले वाली, मतलब ये वाली लाइन काम करेगी इस वाले रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए। बात आई समझ में। बी का मान क्या होगा, तो बी का मान हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। यहाँ देखना, बी का मान अगर अपन निकालेंगे तो एन इधर आ जाएगा, तो एन एच हो जाएगा बराबर बी माइनस ए, है ना। तो बी बराबर ए को इधर ले आते हैं तो हो जाएगा ए प्लस एन एच, ठीक है। क्या हो जाएगा, ए प्लस एन एच हो जाएगा। मम्मी ठीक है बच्चों, तो b का मान क्या आ गया, a प्लस एन एच आ गया। मतलब हम ये b का मान क्या रख सकते हैं, जैसे a के दूसरा a प्लस एच लिया, उसी तरह b का मान क्या आ जाएगा, a प्लस एन एच आ जाएगा। और सही भी, क्योंकि nth नंबर की लाइन होने वाली है, हमने यही तो बोला है कि n हिस्सों में डिवाइड करेंगे। लेकिन इस वाले रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें कौन सी लाइन का यूज़ करना पड़ेगा, इससे जस्ट पहले वाली। तो जब ये a प्लस एन एच है तो ये क्या हो जाएगी, तो n में से एक घट जाएगा, मतलब ये हो जाएगी a प्लस एन माइनस 1h। बात आई समझ, ये वाली चीज़ समझने की, है ना। अब यहाँ पर हम इसका फॉर्मूला निकालेंगे। तो देखो b का मान यहाँ आ गया ना आपको समझ में, मैं इसे मिटा रहा हूँ, है ना। यहाँ हम फॉर्मूला निकालेंगे एरिया, मतलब कुल मिला के a टू बी एफ एक्स डी एक्स का फॉर्मूला हम क्या निकाल सकते हैं, कौन सी मेथड से, बाय लिमिट ऑफ सम। तो देखना, पहले वाला जो यहाँ हमारा रेक्टेंगल है इसका एरिया क्या होगा, तो इसके एरिया होगा तो इसकी चौड़ाई तो h है और ऊंचाई क्या है, f है। ये ध्यान रखना, चौड़ाई h है, ऊंचाई f है। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, ब्रीथ इनटू हाइट या फिर लेंथ इनटू ब्रीथ बोलते हो आप, है ना, लंबाई गुणा चौड़ाई बोलते हो। तो देखो पहले वाले के लिए लंबाई कितनी है, तो लंबाई ये f है और चौड़ाई है h। तो पहले वाले का क्या हो जाएगा, h इंटू
एच इंटू एफ हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस दूसरे वाले रेक्टेंगल की हम बात करते हैं तो इसकी चौड़ाई तो एच ही, लेकिन ऊंचाई बदल गई। ऊंचाई क्या हो जाएगी, तो ऊंचाई हो जाएगी एफ ए प्लस एच, तो आ जाएगा एच और ये हो जाएगा एफ ए प्लस एच। ठीक है, उसी तरह तीसरे वाले का क्या हो जाएगा, तो तीसरे वाले की चौड़ाई तो यही रहेगी एच ही, लेकिन ऊंचाई ये वाली हो जाएगी एफ ए प्लस टू एच, मतलब ये आ जाएगा यहाँ पर एच एफ ए प्लस टू एच। और इसी तरह कहाँ तक जाना है हमें, तो डैश 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 नीचे लिख देता हूँ मैं, डैश 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 डैश। हमें कहाँ तक जाना, लास्ट वाले का भी एरिया फाइंड आउट करना है। तो चौड़ाई तो वही रहेगी एच, लेकिन इसके लिए ऊंचाई का काम कौन करेगा, तो ये एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो फंक्शन में एक्स की वैल्यू रख दो अंदर, तो क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन। अच्छा है, ब्रैकेट के बाहर अंदर ब्रैकेट नहीं लगा सकते, इसलिए एन माइनस वन के ऊपर हम ऐसी लाइन खींच देंगे। ये बाहर क्या है, इसको ब्रैकेट में शो कर रहा है, और बाहर क्या आ जाएगा एच, मतलब इसकी ऊंचाई ये हो जाएगी। तो लास्ट में हम क्या लिख देंगे एच, और ऊंचाई क्या है, तो लास्ट वाला जो रेक्टेंगल है आयत है उसकी ऊंचाई हो जाएगी एफ ए प्लस एन माइनस वन, और ये बाहर आ जाएगा एच गुणा में। ठीक है, और इन सबको अपन डब्बे में बंद कर देंगे। ठीक है, अब ये बीच वालों को फाइंड आउट कहाँ से करेंगे, तो इन बीच वालों के लिए हम सिंपल सी एक मेथड होती है, हम यहाँ पर लिमिट का यूज़ कर लेंगे। लिमिट का कैसा यूज करेंगे, लिमिट लगा देंगे और एच की वैल्यू कहाँ टेंड कर रही, तो अभी हमने देखा था कि एच छोटे से छोटा होता जाएगा, इनकी चौड़ाई कम होती जाएगी, तो एच टेंड करेगा, एच अग्रसर होगा जीरो की ओर, तो एच टेंडिंग टू जीरो आ जाएगा। एच को देखो सब में से कॉमन निकाल सकता हूँ, यहाँ एच यहाँ एच यहाँ एच, और आखिरी में भी बाहर एच, एच कॉमन आ जाएगा। तो एच कॉमन आ गया तो अंदर क्या बच जाएगा, एफ ए प्लस एच, फिर बच जाएगा एफ ए प्लस टू एच। ठीक है, और फिर प्लस डैश 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 डैश, लास्ट टर्म आएगी यहाँ प्लस लगा लेना, एच कॉमन है तो अंदर आ जाएगा एफ ए प्लस एन माइनस वन के ऊपर बार और एच, और ये बन। तो हमारा फॉर्मूला निकल आया। इस फॉर्मूले का हमें यूज़ करना है किसके लिए, बाय लिमिट ऑफ, कौन सी मेथड के लिए, बाय लिमिट ऑफ सम, योग की सीमा के लिए। एक फॉर्मूला और हो सकता है इसका, जैसे एच टेंडिंग कर रहा था जीरो की ओर, तो एन टेंडिंग भी तो इनफाइनाइट हो रहा है ना, तो हम एन की फॉर्म में भी इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ से अगर हम एन का सूत्र निकाले तो एन की जगह क्या हो जाएगा, तो एन ऊपर आएगा तो एच बटे में चला जाएगा, तो हो जाएगा बी माइनस ए अपॉन एच हो जाएगा। सॉरी ऐसा ही लिखेंगे, इसे एन का मान नहीं निकालेंगे। देखो एच ये है तो एच का मान हम ये भी तो रख सकते हैं, बी माइनस ए अपॉन एन। तो एक और फॉर्मूला आपको मिल जाएगा, या तो ये या फिर लिमिट। अब चूंकि एन की फॉर्म में और एन कहाँ टेंड हो रहा है, इनफाइनाइट की तरफ, तो एन टेंडिंग टू हो जाएगा इनफाइनाइट, है ना। एच की जगह ये फॉर्मूला आ जाएगा क्या, बी माइनस ए अपॉन एन। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा क्या, तो यहाँ पर आ जाएगा एफ, वही सारी चीज, एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस टू एच, और प्लस डैश 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 डैश, प्लस आखिरी में आ जाएगा एफ ए प्लस एन माइनस वन, और ये एच, ये है ना, इस पर अपन ब्रैकेट नहीं लगा सकते इसलिए हमने बार लगा दिया, एन माइनस वन ब्रैकेट में, ऐसा समझो, और ये कोष्टक बन। तो दो तरह के फॉर्मूले हमारे उपयोग में आएंगे, इन दोनों फॉर्मूलों को आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, फिर हम देखते हैं इसके बाद सवाल। ठीक, कॉन्सेप्ट थोड़ा लंबा चौड़ा था पर समझना जरूरी था। ठीक है बच्चों, कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट मैंने सॉल्यूशन लिख दिए हैं जो हमारे बहुत काम में आएंगे इस वाली एक्सरसाइज में। तो पहला ये मैंने एपी के रिजल्ट्स लिख रखे हैं कुछ, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे आप समांतर श्रेणी बोलते हो, समांतर श्रेणी बोलते हैं ना, हाँ समांतर श्रेणी बोलते हैं, हाँ समांतर श्रेणी जिसे आप बोलते हो हिंदी में। तो देखो 1 + 2 + 3 ऐसे कहाँ तक है, nth टर्म तक अगर सम निकालना तो फॉर्मूला हो जाता है n + 1/2। सेम अगर इन सब का स्क्वायरिंग हो जाए, मतलब 1² + 2² + 3² प्लस अप टू डैश 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 प्लस n² तक हो, तो इसका इन सभी का सम हो जाता है n + 1 2n + 1/6। ठीक है, इसी तरह इनका क्यूब हो जाए 1³ + 2³ + 3³ प्लस डैश 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 प्लस n³ तक हो जाए, तो इनका सम हो जाता है n + 1/2, और इसका आ जाता है स्क्वायर। इसी तरह जैसे एपी उसी तरह जीपी के कुछ सॉल्यूशन है। अगर हमारे पास जीपी के फॉर्म में nth टर्म हो, है ना, तो उनका सम क्या हो जाएगा, तो ये हमारी जीपी होती a + ar, जहाँ पर a क्या रहती है फर्स्ट टर्म, r क्या रहता है कॉमन डिफरेंस, a रहती है पहला पद और r रहता है कॉमन डिफरेंस नहीं कॉमन रेशियो रहता है
जो जिसे अपन बोलेंगे कॉमन अनुपात है ना, समान अनुपात जो उनमें रहता है, सभी में जो अनुपात समान है। आप तो याद रखो, सवाल करेंगे जब बता देंगे, है ना। कॉमन रेशियो होता है आर और एन होता। तो ये अगर nth टर्म तक हमें निकालना हो तो इसका फॉर्मूला हो जाता है ए आर एन आर रेस टू n - 1 अपॉन r - 1। ये अगर nth टर्म ना होकर इनफाइनाइट टर्म है ना, बढ़ते ही जा रहा हो बढ़ते ही जा रहा हो, तो उसका सम हो जाता है a/1 - r। सिंपल सी बात, क्या हो जाता है a/1 - r। ठीक, इसी तरह मैंने दोनों फॉर्मूले फिर से यहाँ लिख दिए, है ना, तो आपको मतलब सॉल्व करने में आसानी होगी। तो यहाँ पर आप इन सभी को क्या कर लो, नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में नोट कर लेना। हम अब सवाल करते हैं बच्चों। तो ऐसा करते हैं, 30 मिनट की अपनी क्लास हो गई है। तो आज हमने डेफिनेट इंटीग्रल का एक तो कॉन्सेप्ट समझ लिया, और एक जो पहली मेथड है इसकी, जिसका नाम है लिमिट ऑफ सम। ठीक है, योग की सीमा, जिसे हमने हिंदी में बोला योग की सीमा। तो दोनों चीज़ को हमने समझ लिया। अब लिमिट ऑफ सम का जो एक्सरसाइज हमारी 13 है वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो जैसा भी आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। आप मुझे इंस्टा पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में। भारत माता की जय, वंदे मातरम।